Hello and welcome to my channel. This is Tomland. My name is Said Farman and हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्लास 5 इसमें हम करेंगे ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो क्या क्या क्लासिफिकेशन सिस्टम्स कौन कौन से प्रपोज किए गए अभी तक, किस के साइंटिस्ट ने क्या क्या सिस्टम बताया, क्या फॉल्ट्स थे, क्या एडवांटेजेस थे, सब डिस्कस करेंगे एक एक करके। बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। पॉइंट इसको अंडरलाइन करना है साथ साथ। ठीक है, अगर अगर आपके पास हाईलाइटर है या पेन एटसेट्रा जो भी है, उससे पॉइंट इसको हाईलाइट करना है, जिनको मैं हाईलाइट करता हूँ। ठीक। बहुत इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नीट में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, छोटी सी लाइन भी उठा के पूछ सकते हैं, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे जब मतलब जहाँ से भी सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई, जब से भी सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई, तो लोग चाहते थे कि हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें। ठीक है, किसी को एनिमल बोले, किसी को प्लांट बोले, किसी को और बोले। ठीक, लेकिन क्या होता था अर्ली टाइम्स में कि ये डिपेंड करते थे, ये उस बेस पे क्लास पे करते थे कि क्या काम है इनका। ठीक है ना, इसका क्या काम है, तो उस हिसाब से इसको क्लास पे करते एक ग्रुप में। सपोज अगर सेल वॉल है तो उसको एक सब जिसके पास भी सेल वॉल है उसको एक ग्रुप में रखेंगे, जिसके पास नहीं है दूसरे ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी वेज थी, इसी तरह बहुत सारे सिस्टम से क्लासिफाई करने के ऑर्गेनिजम्स के। सबसे पहले जो आए थे ना, तो आए थे एरिस्टोटल। क्या आए थे? एरिस्टोटल पहले थे जिन्होंने क्लासिफाई करना चाहा था ऑर्गेनिजम्स को। तो उसने क्या किया, प्लांट्स को उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के क्लासिफाई किया इनटू ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स। ठीक है ना, ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स में उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया। जो भी प्लांट्स थे टोटल, उन्होंने उनको ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, हर्ब्स छोटे वाले, उसके बाद शर्ब्स, ठीक है, उसके बाद लास्ट में ट्रीज। ठीक, उसने एनिमल्स को भी डिवाइड किया। एनिमल्स को भी डिवाइड किया दो में, एक जिसके पास रेड ब्लड सेल्स है, दूसरे जिसके पास नहीं है। ठीक है, जिसके पास रेड ब्लड सेल्स है उनको उसने बोला था। ठीक है, पहले इसका चेंज करते हैं। ठीक है, इसको पहले साइज चेंज करते हैं। ठीक, 28 आई थिंक विल बी गुड। गो टू दिस, ओके, एंड फॉर कलर वी विल गो टू रेड कलर। ठीक है, तो उनने क्या लिखा था, उनने बोला था एक ग्रुप को, उनने बोला था एनीमा। क्या बोला था? एनीमा। एनीमा उनने बोला था एक ग्रुप को, दूसरे ग्रुप को उन्होंने बोला था एन एनीमिया। सॉरी, थोड़ा सा टाइम हो लगेगा, इसको थोड़ा सा और साइज छोटा करते हैं। ठीक है, अब ठीक है। एक को क्या बोला था? एनीमा बोला था, दूसरे को क्या बोला था? एन एनीमा। क्या बोला था? एन एनीमा। ठीक है, एक को एनीमा बोला था, दूसरे को एन एनीमा बोला था। एनीमा कौन सा ग्रुप था? एनीमा वो वाला ग्रुप था जो क्या करते थे, जिनके पास रेड ब्लड सेल्स थे। एनीमा जिनके पास नहीं थे। ठीक है, तो एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, एक जिसके पास रेड ब्लड सेल्स है, दूसरा जिसके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से किसने क्लासिफिकेशन की थी? ये की थी एरिस्टोटल ने। उसके बाद आगे लीनियस। लीनियस को आप जानते हैं, उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी दिया था। तो लीनियस ने क्या किया, लीनियस ने भी यही इसी तरह का दो सिस्टम क्लासिफिकेशन ले लिया। उसमें से एक को प्लांटी ग्रुप एक बनाया, दूसरा एनिमलिया बनाया। ठीक, इनको किस बेसिस पे बनाया गया था? इनको सिंपल मॉर्फोलॉजिकल बेसिस, यही सिंपल चीजें जो कैरेक्टर्स हम देख पाते हैं आंखों से, कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं थी, कोई भी साइंटिफिक कैरेक्टर को कंसिडर नहीं किया गया था। सिंपल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे इनको बनाया गया था। इसमें बहुत सारे फॉल्ट थे। पहला फॉल्ट क्या था? ये जो सिस्टम था, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। पहला फॉल्ट जो था, इसमें जो दो ग्रुप बनाए गए थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स में बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक डाले गए थे, एनिमल्स में भी बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डाले गए थे। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं किया गया था, कोई भी सेल स्ट्रक्चर पे नहीं गया था। ठीक है, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकल बेस पे क्लासिफिकेशन की थी, तो डायरेक्टली
इनको एक ही ग्रुप में डाला गया था। उसमें एक ग्रुप में उसमें प्रोकैरियोट्स भी थे, यूकैरियोट्स भी थे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स भी थे। दूसरे ग्रुप में भी इसी तरीके से था, ठीक है? कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं था क्या प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। दूसरा, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर पे भी कोई भी अ, जो है कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। जो दोनों ग्रुप उसमें बोथ थे, यूनिसेलुलर भी, मल्टीसेलुलर भी, ठीक है? तो मैं फॉल्ट बता रहा हूँ क्या-क्या थे। तीसरा क्या था? फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। ये भी डिपेंड नहीं करता था क्या ये फोटोसिंथेटिक है, क्या ये नॉन फोटोसिंथेटिक है। सिंपल, अगर आपके पास सेल वॉल है तो आपको प्लांट में डाल दिया गया था। सिंथेटिक मतलब फोटोसिंथेटिक ग्रीन अलगी जो है, ठीक है? इसको भी प्लांट में रखा गया था एंड फंजी को भी प्लांट में रखा गया था। क्यों? क्योंकि दोनों के पास सेल वॉल था, ठीक? तो ये डिस्टिंक्शन ये यहाँ पे इस बेस पे डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था क्या फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है। Classification of organisms into plants and animals was easy done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. ठीक है ना? इजी तो था ये, ठीक, बहुत इजी था क्योंकि सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे ये डिवाइड किया गया था, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म किसी भी ग्रुप में फॉल नहीं करते थे। तो पहला पॉइंट क्या है, आपको अगर पूछा जाए टू किंगडम क्लास की डिमेरिट्स बताइए, किन बेसिस पे उसको रिजेक्ट किया गया, तो पहला ये है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एंड prokaryotes. Second one, unicellular, multicellular. Third one, photosynthetic, non-photosynthetic. ठीक है? हाँ, चलते आगे. Hence, the two kingdom classification was used for a long time was found inadequate. उसके बाद उसको inadequate found किया गया क्योंकि इसमें बहुत सारे faults थे या demerits थे. Besides gross morphology, a need was felt for including other characteristics like cell structure. हमें साइंटिस्ट को ये लगा कि हमें कुछ और कैरेक्टर्स भी कंसिडर करने चाहिए, तभी क्लासिफिकेशन कुछ अच्छा होगा, ठीक है? क्लासिफिकेशन में तभी कुछ बेसिस आ जाएंगी, कई साइंटिफिक बेसिस आ जाएंगी जब हम इसको कुछ और कैरेक्टर्स ऐड करेंगे। सपोज सेल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, अगर हम सेल स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ सेल वॉल देखेंगे, ठीक है? इसी तरह अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशन, अगर हम इन इन बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो वो क्लासिफिकेशन ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगी, ठीक है? तो ये करने के लिए फिर स्टार्ट हुए साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल देना स्टार्ट किया। Classification system for living organisms have hence undergone several changes, ठीक है? और time through plant and animal kingdoms have been constant under all different systems. Understanding of what groups and organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently with different sign over time. बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए, लेकिन हर एक सिस्टम में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम तो ऐसे ही रहा, लेकिन इसमें किसको रखना है वो मसला चेंज हुआ, ठीक है? वो चेंज होता रहा कि प्लांट किंगडम में किसको रखेंगे, एनिमल किंगडम में किसको रखेंगे, किसको निकालेंगे, ठीक, वो चलता रहा, लेकिन ये दो किंगडम तो हमेशा ही रहे, ठीक है? ये पे समझ आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, रादर इंपॉर्टेंट वन जो है, इसमें एक दो क्वेश्चन टाइप है जो पूछे जा सकते हैं। तो आते हैं थियरी पे, टेबल हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे जो हमारे टेक्स्ट ने हमें डिस्कस करने के लिए दिया है वो है आर एच विटेकर का, जो 1969 में आए और उन्होंने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये प्रपोज किया। कब? 1969। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है, 1969। सेकेंड वन, आर एच विटेकर का नाम याद रखना है। कौन सा सिस्टम? 5 किंगडम क्लास। कौन कौन से किंगडम्स थे? एक तो पहला आपका था मोनिरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, उसके बाद था पंजे, उसके बाद था प्लांटी, उसके बाद था एनिमलिया, ठीक है ना? प्लांटी एंड एनिमलिया पहले ही थी। पंजे, प्रोटिस्टा, मोनिरा को अलग किंगडम बनाया गया। पहले क्या किया गया था? पंजे को प्लांटी में ही डाला गया था, ठीक। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। क्या क्या उन्होंने इंक्लूड किया था? एक तो सेल स्ट्रक्चर था, उन्होंने सेल स्ट्रक्चर के बेस पे एनिमल्स को डिवाइड किया। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है? फाइलोजेनेटिक के मायने है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो उन्होंने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसिडर करके एक सिस्टम क्लासिफिकेशन का बनाया, ठीक है? क्या किया उन्होंने, देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा टेबल दिया गया है, ठीक है, देखो उन्होंने क्या दिया हमारे पास, टोटल उन्होंने दिए पांच पांच सिस्टम्स दिए, ठीक है ना? 5 सिस्टम्स दिए। एक तो अपना मुंजरा था, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजे, उसके बाद था प्लांटी, उसके बाद था एनिमलिया,
ठीक है, इनको आप इस बेसिस पे भी रख सकते हो, इनको इस नंबर भी इसी तरीके से दिया जाता है 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे सिंपल होते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं और लास्ट में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, पहले हमने सेल टाइप लिया, कौन सा सेल है, क्या प्रोकैरियोटिक है क्या यूकैरियोटिक है, ठीक है ना। अगर प्रोकैरियोटिक है तो इसमें रखा, अगर यूकैरियोटिक है तो बाकी सब में यूकैरियोटिक रखा, सारे प्रोकैरियोटिक को मोनिग्राम में रखा। ठीक, तो यहाँ पे अब कोई डिस्टिंक्शन आ गई। पहला जो हमारा डिमेरिट था या पहला जो फॉल्ट था टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, वो क्या था कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस नहीं क्रिएट किया गया था, यहाँ पे वो डिफरेंस क्रिएट की गई। सारे प्रोटिस्ट प्रोटिस्ट जो प्रोकैरियोटिक सेल थे उनको मोनिग्राम में रख दिया गया और बाकी जो यूकैरियोटिक थे उनको डिवाइड किया गया डिफरेंट बेसिस पे। ठीक, दूसरा था सेल वॉल। सेल वॉल अगर नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड या अमीनो एसिड का है तो उसको रखा गया मोनिग्राम में। ठीक है, इसी तरह प्रेजेंट इन सम, यहाँ पे काइटिन का होता है फंजे में, सेलुलोज का, और यहाँ पे एब्सेंट। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सिंपल सी बात है, अगर प्रोकैरियोटिक है तो एब्सेंट होगा और अगर यूकैरियोटिक है तो सब में प्रेजेंट होगा बाकी। ठीक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर, सेल्यूलर, बाकी मल्टी सेलुलर, टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ये दो सेल्यूलर होते हैं। ये है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, दिस इज यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। ठीक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉपिक, सारे इसमें आ जाते हैं। जो भी टाइप की न्यूट्रिशन है वो इसमें आ जाती है। इसमें ऑटोट्रॉफिक, फोटो तो हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है, इसमें सेप्रोट्रॉफिक, इसी तरह इसमें ऑटोट्रॉफिक, इसमें हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, आया समझ। तो ये क्लासिफिकेशन, ये बेसिस यूज की थी, किसने यूज की थी, विटेकर ने यूज की थी 1969, याद रखना है। चलते हैं, कुछ कंट्रीज में लगे, लाइक यूएसए में अभी चल रहा है थ्री डोमेन सिस्टम। ठीक है, थ्री डोमेन सिस्टम में क्या होता है, वहां पे यही 5 किंगडम होता है और जो पहला वाला किंगडम है हमारा मोनिरा, उसको डिवाइड किया जाता है दो में। ठीक है, मोनिरा को दो में डिवाइड किया जाता है, यू बैक्टीरिया एंड आर्च बैक्टीरिया, मतलब ये है ना मोनिरा, इसको दो डोमेन में डिवाइड किया जाता है। मतलब इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि मोनिराज में क्या आते हैं, यू बैक्टीरिया आते हैं, आर्च बैक्टीरिया आते हैं, वो उनको अलग अलग किंगडम देते हैं। यू बैक्टीरिया को अलग किंगडम, आर्च बैक्टीरिया को अलग किंगडम। तो वहां पे कितने किंगडम आते हैं टोटल, फिर वहां पे 6 किंगडम आते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हमारे टेक्स्ट में ये नहीं है, हमारे टेक्स्ट में क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो हम वही पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या फायदा हुआ हमें ये इस क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट करने से, विटेकर की क्लासिफिकेशन से क्या फायदा हुआ। ठीक है ना, तो चलते हैं, हम देखते हैं पहले क्या फॉल्ट से किस ऑर्गेनिज्म को कहाँ पे रखा गया था, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसको हमने कहाँ पे लाया, तो क्यों लाया, किस बेस पे लाया। ठीक है, अर्लियर अर्लियर क्लासिफिकेशन में क्या था, देखो अर्लियर क्लासिफिकेशन में क्या था, सिस्टम इंक्लूड्स डिड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बिल्लू, ग्रीन algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and angiosperms into plant। बैक्टीरिया, बिल्लू, ग्रीन algae, fungi, mosses, gymnosperms सबको प्लांट्स में रखा गया था। क्यों, क्योंकि इनके पास सेल वॉल। ठीक है, द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गन इंक्लूडेड इन दैट हैज सेल वॉल इन देयर सेल्स। ठीक, दिस प्लेस टुगेदर, इससे क्या हुआ था, इससे वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो आपस में एक ही ग्रुप में रखे गए थे। सपोज प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड, एक तो पहले प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया, इसको एक साथ रखा गया था विथ यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोटिक प्लांट्स या यूकैरियोटिक एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, फर्न्स जो यूकैरियोटिक है, फंजे यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को यूकैरियोटिक के साथ रखा गया था। ठीक है, तो वहां पे ये डिफरेंस क्रिएट की नहीं की गई थी कि कौन प्रोकैरियोटिक है कौन यूकैरियोटिक है, उनको एक ही ग्रुप में रखा गया था। ठीक, इसी तरह क्या किया गया था, it also grouped together unicellular organisms and multicellular or one, suppose Chlamydomonas and Spirogyra were placed in under algae। मे बी आप बोलोगे कि आपके टेक्स्ट में आज भी Chlamydomonas को बिल्लू रादर ग्रीन algae में रखा गया है, लेकिन इसको आज के बायोकेमिस्ट मानते हैं कि ये प्रोटिस्टा का पार्ट है। ठीक है, ये किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, क्योंकि अभी भी एग्जांपल है, लेकिन ये प्रोटिस्टा में आता है क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट ने लिखा है कि इनको प्लेस किया गया था, मतलब अब इनको ठीक कर दिया गया है। क्लाइमेडोमोनास को प्रोटिस्टा में डाला गया, स्पाइरो वगैरह को एल्गी में रखा गया है। ठीक है ना, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक algae, सॉरी हेटेरोट्रॉपिक फंजी ग्रुप एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स। ठीक, तो यहाँ पे ये भी डिफरेंशिएट नहीं किया गया था, क्या ये हेटेरोट्रॉपिक है क्या ये ऑटोट्रॉपिक है, सिंपली सेल वॉल है तो प्लांट ग्रुप में रखा गया था फंजे एंड algae को। तो फंजे जो है हेटेरोट्रॉपिक है, algae जो है या ग्रीन प्लांट जो है वो है ऑटोट्रॉपिक, लेकिन दोनों को प्लांट्स में रखा गया था। ठीक,
दे ऑल्सो शोड कैरेक्टर्स डिफरेंस इन वॉल कंपोजिशन, द फंगी हैड काइटिन, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो वॉल डिफरेंस भी है, जो इनका सेल वॉल है उसमें भी डिफरेंस है। फंजी के सेल वॉल में काइटिन मिलता है आपको, लेकिन जो प्लांट का सेल वॉल होता है उसमें क्या मिलता है, उसमें आपको मिलेगा सेलुलोज। स्टिल लेकिन इनको एक ही ग्रुप में रखा गया था। ठीक है ना, लेकिन देखो अब हम देखते हैं कि अब क्या फायदा हुआ, किस किस तरीके से हमने क्या किया, इनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया। ठीक, ऑल प्रोकैरियोटिक organisms were grouped under the kingdom Monera, ठीक है ना, एंड यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक organisms were placed in the kingdom Protista। तो पहले ही एक डिफरेंस क्रिएट की थी, कौन सी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक वाली। प्रोकैरियोट्स को किसमें डाला गया, मोनेरा में, यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा में। ठीक है ना, तो पहला ही ये डिफरेंस क्रिएट किया। उसके बाद क्या हुआ, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर, एक तो क्लाइमेडोमोनास को और क्लोरेला को, earlier placed in algae within plants, and both having cell wall with paramecium and amoeba which were earlier placed in animal kingdom, ठीक है ना, which lack cell wall। ठीक, क्लाइमेडोमोनास को अब क्या मानते हैं हम, उसको हम मानते हैं ये प्रोटिस्टा है, क्लोरेला प्रोटिस्टा है, पैरामीशियम एंड अमीबा के साथ इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। ठीक है ना, तो वही मैंने बोला, मे बी आप इसको अभी देखोगे एग्जांपल, ये आपको मिलेगी कहाँ पे, ग्रीन एल्गी में, लेकिन ये वहां पे नहीं है। आज के बायोकेमिस्ट इसको प्रोटिस्टा का पार्ट मानते हैं। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपको याद रखने हैं जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच इन अर्ली क्लास वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स, दिस हैपेंड बिकॉज़ द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन हैज चेंज्ड। ठीक है, क्यों हुआ ये, क्योंकि क्राइटेरिया चेंज किया गया, हमने सेल स्ट्रक्चर को लिया, हमने फूड हैबिटेट को लिया, हमने बहुत सारे जो कैरेक्टर से फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर को लिया, तो दैट इज व्हाई क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज हुआ। ये सिंपल सी बात है कि फ्यूचर में भी चेंज होती रहेंगी। ठीक है, इसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। अब फाइलोजेनेटिक, रिप्रोडक्टिव या बहुत सारे और एवोल्यूशनरी बेसिस पे भी अब सिस्टम बन रहे हैं जो क्लास पे कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को। जैसे हमें कोई अच्छा सा सिस्टम मिलता है तो हम उसी को अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, याद रखते हैं, इसमें हम पहले विटेकर का जो सिस्टम है, विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम 5 किंगडम वाला, वही डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद पहले 3 को हम यहीं पे खत्म करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है कौन सा, प्लांट्स एंड एनिमल्स का, वो हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। और एक बात कि विटेकर के सिस्टम में वायरसेस, वायरॉइड्स, ठीक है, या इसी तरह प्रियॉन्स को भी कोई क्लासिफिकेशन किसी भी सिस्टम में नहीं रखा गया, उनको उनके लिए कोई भी सिस्टम नहीं बनाया गया, उनके लिए कोई भी ग्रुप नहीं बनाया गया, तो उनको भी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उनके लिए थोड़ा सा लाइकन्स एक्स्ट्रा, वो भी किसी ग्रुप में नहीं आते। ठीक, तो वो इस सिस्टम में नहीं आते हैं, तो वो इसका आप डिमेरिट लिख सकते हो कि इसमें इसने वायरस के लिए कोई भी ग्रुप नहीं बनाया, या लाइकन्स जो है या प्रियॉन्स जो है एक्स्ट्रा, वो विदाउट एनी ग्रुप है। ठीक, वो भी हम इसी में पढ़ने वाले हैं, इसी चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला किंगडम, किंगडम मोनेरा। आज हम ट्राई करेंगे किंगडम मोनेरा कंप्लीट हो, एंड नेक्स्ट फिर देख लेंगे हम क्या रहता है नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो किंगडम मोनेरा, अब जो पॉइंट्स मैं अंडरलाइन करने वाला हूं उनको आप भी अंडरलाइन करोगे, एंड उन पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। सोल मेंबर्स कौन होते हैं किंगडम मोनेरा के, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे है, दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एवरीवेयर जहाँ पे भी आप देखो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, जमीन में भी, सॉइल में भी, वाटर में भी, एयर में भी, एवरी जगह ये हैव मतलब एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं। Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, and deep oceans, where very few other life forms can survive. Many of them live in or on अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। बहुत इनमें लिव इन या तो इनसाइड रहते हैं, या किसी और अदर ऑर्गेनिज्म पे एज अ पैरासाइट भी रहते हैं। यूजुअली 4 शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की, जिनके बेसिस पे हम उनको नाम देते हैं। ठीक है ना, 4, पहला आपको मिलेगा ये जो स्फेरिकल होता है, इसको हम बोलते हैं कोकाई। ठीक है, कोकस एक को, कोकाई बहुत सारे को। ठीक है, इसी तरह बेसिलाई या बेसिलस एक को, बेसिलस रॉड शेप्ड को। ठीक, बेसिलस, बेसिलाई जब बहुत सारे हों। ठीक है ना, रॉड शेप्ड को बेसिलस। स्पाई स्पाइरलम
ठीक है। स्पाइरलम किसको बोलते हैं, जो ये स्पाइरल लाइक हो, स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरलम बोलते हैं, एक को स्पाइरला बोलते हैं, फ्लाई लाई यहाँ पे दिखाए हैं। एंड वाइब्रो कॉमा लाइक जो होता है, ठीक है ना, इनको बोलते हैं वाइब्रो। ठीक है, आया समझ? हाँ, चलते हैं आगे। ठीक है, तो इसको जूम करते हैं। हाँ, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट 2-3 पॉइंट्स है जो आपको याद करने हैं, ठीक है, याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर किसका होता है, बैक्टीरिया का होता है, ये आपको याद रखना है, लेकिन उनका कम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, ठीक है, वो बिहेवियर में सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, कौन, बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर सिंपल होता है लेकिन बिहेवियर सबसे कम्प्लेक्स होता है। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है वो बैक्टीरिया में देखने को मिलती है एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये आपने ऊपर भी देखा होगा फूड हैबिटेट में, जब हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें तो बहुत सारे जो भी टाइप के फूड हैबिटेट से वो पाए जाते थे, किसमें, बैक्टीरिया वाले या मोनिरा वाले किंगडम में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कहाँ पे मिलती है आपको, बैक्टीरिया में मिलती है या मोनिरा किंगडम में मिलती है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक में दो टाइप्स होते हैं आपको, ठीक है ना। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, जो खुद अपना सिंथेसाइज फूड करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। लेकिन इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट का यूज करके जो फूड प्रिपेयर करे, कीमोसिंथेटिक मतलब जो केमिकल रिएक्शंस का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करे, ठीक है। दोनों ऑटोट्रॉपिक है, कुछ केमिकल का यूज करते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट का यूज करते हैं, ठीक। तो बैक्टीरिया में ये दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक। में भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि बैक्टीरिया में तो सब टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक, सबसे ज्यादा कौन होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। वास्ट मेजोरिटी किसकी होती है, हेटेरोट्रॉप्स की होती है। that is they depend on other organisms or on dead organic matter for food। तो यहाँ पे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बैक्टीरिया का होता है, स्ट्रक्चर सिंपल बैक्टीरिया का होता है, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बैक्टीरिया का होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं, एंड वास्ट मेजोरिटी जो होती है वो हेटेरोट्रॉप्स होती है, ठीक है। आया समझ? ये था आपका बैक्टीरिया की जनरल क्लासिफिकेशन। अब बैक्टीरिया के दो, बैक्टीरिया को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है, आर्ची बैक्टीरिया को अलग किंगडम माना जाता है, यू बैक्टीरिया को अलग किंगडम माना जाता है, ठीक है। लेकिन हम एक ही किंगडम में इसको पढ़ेंगे, किस किंगडम में, मोनिरा किंगडम में, ठीक। आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया दो ग्रुप्स है। बैक्टीरिया जो मोनिरा किंगडम है उसको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, मोनिरा किंगडम को दो फाइला रादर में डिवाइड किया है, कौन कौन, आर्च बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। आते हैं आर्च बैक्टीरिया पे। आर्च बैक्टीरिया क्या है, ठीक है, आर्च बैक्टीरिया, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats। हार्श हैबिटेट्स में आपको आर्च बैक्टीरिया मिलेंगे, ठीक है, सच एज एक्सट्रीमली साल्ट एरिया जिनको हम हेलोफाइल्स बोलते हैं, एक्सट्रीमली साल्ट एरिया, हॉट स्प्रिंग्स जिनका टेम्परेचर 80 डिग्री से 100 डिग्री से अबव होता है, ठीक है। तो वहां पे जो रहते हैं आर्च बैक्टीरिया उनको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स। जो साल्ट एरियाज में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स, ठीक है, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक। एंड मार्शी एरियाज में जो रहते हैं उनको हम बोलते हैं मिथनोजेंस के नाम है। मे भी आपको पूछा जाए थर्मोएसिडोफिल्स मिथनोजेनस किस में आएंगे, तो सिंपल सी बात आपको पता होना चाहिए, आर्च बैक्टीरिया में आ जाएंगे, आर्च बैक्टीरिया है, ठीक। थर्मोएसिडोफिल्स मतलब जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, ठीक है ना। आर्च बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये क्यों रह पाते हैं ऐसे, जो हार्श कंडीशन है उनमें कैसे रह पाते हैं, इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। याद रखना है किस बेस पे ये इनकी जो ये एडवांटेज है हार्श हैबिटेट्स में रहने की, क्या, सेल वॉल स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट होता है। एंड दिस फीचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। कौन सा फीचर, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक। मिथनोजेंस आपको कहाँ पे मिलेंगे, मिथनोजेंस आपको मिलते हैं गट में, किन के गट में, रूमिनेंट्स के गट में, ठीक है। जैसे कव है, बफेलो है, ठीक, सच एज काउ बफेलोज, ठीक। एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस, जो हम बायोगैस प्लांट्स बनाते हैं, गोबर गैस जिसको हम बोलते हैं,
ठीक है ना, उसमें हम काऊ डंग डालते हैं तो काऊ डंग में मिथनोजन्स होते हैं, वहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, तो उस मीथेन को फिर हम यूज करते हैं, ठीक है, हाउस होल्डिंग में या अदर चीजों में, ठीक है ना। तो वो कहाँ से आता है वो मीथेन, मिथनोजन्स उसी रोमिनेंट्स के गट में होते हैं, तो वो उसी काऊ डंग के साथ बाहर आते हैं, या जो उनका डंग होता है उसमें बाहर आते हैं, तो फिर उसको हम वो मीथेन वहां पे बनाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई जब आप देखोगे कहीं पे पाइल होता है, हीप होता है इसका काऊ डंग का, तो वहां पे स्मेल्स आती है, ठीक है ना, वो स्मेल्स इन्हीं गैसेस की वजह होती है जो ये बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, ठीक। तो आई थिंक ये पार्ट तो आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आर्च बैक्टीरिया का। चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे जो है यू बैक्टीरिया। तो मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि जितनी चीजें आपको इसमें दी गई है वो एनफ है, ठीक है ना। अगर इससे हमें आगे जाना है तो हमें इससे आगे तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि ज्यादा ना बोलूं, ठीक है, जितना लिखा है उतना ही पढ़े हम। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट पे जो है यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, यू बैक्टीरिया को देखते हैं क्या लिखा है। तो यू बैक्टीरिया जो है ना, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, इनको हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया भी, मतलब ये सिंपल बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये हार्श हैबिटेट्स में नहीं रहते हैं, इनके लिए कंडीशन चाहिए होती हैं तभी ये ग्रो करेंगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो उनको बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एंड इफ मोटाइल, अगर मोटाइल होंगे तो एक फ्लैजला भी हो सकता है, ठीक है ना। फीचर्स याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं आपको अभी क्वेश्चन बना के पूछ सकता हूँ कि बोलो आर्च बैक्टीरिया किस फीचर की वजह से हार्श हैबिटेट में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंट सेल वॉल की स्ट्रक्चर से, ठीक है। इस तरह इसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन algae have a chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs, ठीक है। इसमें आपको आते हैं मेजोरिटी जिनको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को पहले रखा गया था अलगी में, तो वहां पर उनको बोलते थे इसीलिए ब्लू ग्रीन अलगी। अब उनको लेके हम आ गए हैं कहाँ पे, यू बैक्टीरिया में, यानी मोनिरा में। मोनिरा में क्यों लाए ये, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक थे, और प्रोकैरियोटिक थे तो मोनिरा में ही आएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमने साइनोबैक्टीरिया को रखा है जो ब्लू ग्रीन अलगी भी कहलाते हैं और जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक होते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, एंड फिलामेंटस भी होते हैं। कॉलोनी और फिलामेंटस, कॉलोनी भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, कॉलोनियल और फिलामेंटस। ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल अलगी, मरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मतलब पानी में भी रह सकते हैं, और लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय गिलेटिनियस शीथ, गिलेटिनियस शीथ से इनकी कॉलोनी जो है कवर की गई होती है। यहाँ पे जो लिखा है म्यूसिलेजिनस शीथ, इससे क्या किया जाता है, इनकी कॉलोनी सराउंड की जाती है, इसकी इनकी कॉलोनी कवर होती है। ये कॉलोनी है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कॉलोनी है, ठीक है, ये कॉलोनी है सारी, और इसको इसमें डिफरेंट ये बहुत सारे एक ही कॉलोनी में रहे हैं, और यहाँ पे इनको फिर ये गिलेटिनियस शीथ या म्यूसिलेजिनस कवरिंग से इनको कवर किया गया है, ठीक है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, जो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज वहाँ पे ब्लूम्स जो बनते हैं वो इन्हीं की वजह से बनते हैं। सम ऑफ दीज कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कुछ इनमें से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी फिक्स कर सकते हैं। उनकी स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट्स, यहाँ पे ये जो है ये हेटेरोसिस्ट है, ठीक है, दिस इज हेटेरोसिस्ट, या यहाँ पे तो लिखा ही है नाम, दिस इज हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट क्या होती है, ये इनकी सेल होती है जो एम्प्टी होती है, इसमें वो क्या करते हैं, इसमें वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, आया समझ, सिंपल है। एग्जाम्पल क्या क्या है आपको जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नोस्टॉक एंड एनाबीना है, तो ये साइनोबैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। Chemosynthetic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrites, and ammonia, and uses the released energy to form ATP for the ATP production. They play a great role in recycling the nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, and sulfur. अब कीमोसिंथेटिक की बात करते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए, सपोज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, एटसेट्रा,
वो वहां से एनर्जी रिलीज करते हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, उससे एटीपी क्रिएट करते हैं, वो एटीपी अपने लिए यूज करते हैं। हमें दो चीजें मिलती हैं, उनको एटीपी मिलता है, हमें नाइट्रोजन या एलिमेंट जो है उनकी रिसाइकलिंग में मदद मिलती है। ठीक है, सपोज नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, सल्फर है, वो रिसाइकल होते हैं और बैक्टीरिया वहां से एनर्जी लेते हैं। तो दो फायदे होते हैं, बैक्टीरिया भी सर्वाइव करते हैं और रिसाइकलिंग में भी हेल्प मिलती है। अब आते हैं जो मोस्ट एक्सटेंसिव ग्रुप है वो कौन है, हिट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया का। ऊपर हमने पढ़ा था कि हिट्रोट्रोपिक जो है मोस्ट मेजोरिटी में यही है, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। ठीक है ना, हिट्रोट्रोपिक है मोस्ट अबंडेंट इन नेचर है। मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, मेजोरिटी इसमें क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जाके उसको डिकम्पोज करते हैं। many of them have significant impact on human affairs, suppose कुछ आपको कर्ड बनाने के लिए यूज होते हैं। ठीक, आपका लैक्टोबैसिलस इसी में आ जाएगा। कुछ आप एंटीबायोटिक के लिए यूज करते हो, फिक्स नाइट्रोजन लिग्यूम्स के लिए यूज करते हो। ठीक, इसी तरह कुछ और भी काम करते हैं हमारे लिए। ठीक है ना, सपोज रूट्स में कुछ रह के नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। सम पैथोजन से काजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स, पेट्स। क्लोरेला, ये आपको याद रखना है, क्लोरेला, टाइफॉइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज काज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरियल डिजीज आपसे पूछी जाएगी, आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा इनमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन है या कौन नहीं है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। क्लोरेला, टाइफॉइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर, ये जो है वेल नोन बैक्टीरियल डिजीजेस है। ठीक, टाइफॉइड आपका सैल्मोनेला टाइफी करता है, इसी तरह टेटनस का भी है टिटानी, वो आपका करता है। ठीक, तो ये आपको याद रखने हैं। बैक्टीरिया यूजुअली यहाँ पे जो दिखाया गया ये क्या है, ये फिजन है। क्या है, बैक्टीरिया डिवाइड कैसे करते हैं, बाइनरी फिजन यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म डीएनए रेप्लिकेट करके अब वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब जो सेल है वो दो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, दोनों पार्ट्स ने अपना अपना डीएनए ले लिया है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल है तो यहाँ पे डीएनए आपको नेकेड मिलेगा, आपको कोई न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो क्या करते हैं, तो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि स्पोर्स के अराउंड थिक वॉल्स होते हैं। ठीक है ना, तो वो अनफेवरेबल कंडीशंस को बर्दाश्त कर पाते हैं बहुत टाइम तक, दैट्स व्हाई अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनाए जाते हैं। They also reproduce by sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन और कंडक्शन एक्स्ट्रा, दो तीन टाइप की प्रिमिटिव मेथड्स हैं जिनसे डीएनए को एक सेल से दूसरे सेल में डाल दिया जाता है और वहां पे सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है ना, तो वो भी इनमें होती है। ठीक, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कौन कौन सी डिजीज से होती है एंड फिजन से डिवाइड करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है ये बैक्टीरिया में आते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया यही होते हैं, रादर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स भी यही होते हैं। माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, सेल वॉल इनमें नहीं होता, ये कंप्लीटली सेल वॉल को लैक करते हैं, ये आपको याद रखना है। कौन से वाले, माइकोप्लाज्मा, इनमें सेल वॉल नहीं होता। अदर बैक्टीरिया जो थे उनमें सेल वॉल था, हमने पहले ही पढ़ा था, साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, रिजिड सेल वॉल होता है। ठीक है, आर्चीबैक्टीरिया में सेल वॉल था लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट था, लेकिन माइकोप्लाज्मा में कोई भी सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, they are smallest living cells known। smallest living cells कौन होते हैं, माइकोप्लाज्मा, या इनको पीपीएलओ भी बोलते हैं, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, ये ऑक्सीजन के बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन मतलब ये होते हैं एनारोब्स। मनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स पे। ठीक है ना, तो होप करता हूँ कि ये भी कंप्लीट हो गया होगा, इसी के साथ हमारा किंगडम मोनिरा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, बहुत ही सिंपल है, याद रखना है, एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको याद रहना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आज हमने ठीक काफी पढ़ लिया, इसको रहने देते हैं, आज इतना ही रखते हैं। होप करता हूँ कि जो भी हमने पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा, जो भी पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं इनको साथ साथ अंडरलाइन करना है और उसके बाद टेक्स्ट को पढ़ना है। तो डेफिनेटली आपको अगर कोई पॉइंट रह गया होगा तो समझ में खुद ही आ जाएगा। ठीक, बाकी अभी के लिए लेक्चर को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।